स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो आर्टिकल जो हम लेके आए हैं, दैट आर्टिकल इज ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में सबसे पहले हम वर्ड यूज करते हैं हीट। ठीक है, हमने कहा कि हीट क्या चीज होती है। हीट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप इसको बोलते हो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हीट का ट्रांसफर होता है किसके बेसिस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे। जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां से कम की ओर हीट का ट्रांसफर होगा, ये बात आप हमेशा याद रखें। ठीक है, हीट का जो ट्रांसफर है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसका क्या होता है? ट्रांसफर होता है। अब इसका जो ट्रांसफर है वो थ्री मेथड्स हैं इसके ट्रांसफर के। वो थ्री मेथड्स क्या क्या हैं हमारे पास? है एक कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट विल टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री मेथड्स। ये तीनों के तीनों मेथड्स हैं हमारे सामने। क्या क्या? चलो इनको एक्सप्लेन करते हैं। ये है हमारे पास एक कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन, लाइट रेडिएशन की तो बात सुनी होगी आपने। हाँ जी, वही रेडिएशन है। ठीक है, तो वहां पे एक्चुअल में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस चीज को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके चलना है। तो हमने क्या कहा बच्चों? हमने कहा कि ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ट्रांसफर हीट का एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे पास हैं उसके लिए थ्री मेथड्स। वो थ्री मेथड्स हैं, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और लास्ट है हमारे पास रेडिएशन। एक है हमारे पास, लास्ट जो है हमारे पास वो है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, और तीसरा हमारे पास रेडिएशन। एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और एक है रेडिएशन। देखो, मैंने पहला जो यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है वो है कंडक्शन का। मैंने एक रोड ली है बच्चों, ये देखो, ये मेरे पास एक रोड है। ठीक है, इस रोड में मैंने क्या किया? इस एंड को गर्म करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली यहाँ क्या हुआ? यहाँ के पार्टिकल्स को एनर्जी मिली, वो नेक्स्ट पार्टिकल को उन्होंने ट्रांसफर करी। इस तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हुआ हीट का, और इस एंड तक भी क्या पहुंच गई? हीट पहुंच गई। आप देखते हो ना, आपने कोई रोड ली, रोड का एक एंड गर्म कर रहे हो तो दूसरा एंड भी कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ठीक है ना? तो ये मेथड जिसमें पार्टिकल टू पार्टिकल हीट का ट्रांसफर हुआ है उसको हम बोलते हैं बच्चा कंडक्शन। अब कन्वेक्शन क्या चीज है, इसके लिए आप एग्जांपल करो। देखो भाई, मान लो आपके पास यहाँ 10 बच्चे बैठे हैं। देखो, इस तरह से हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कि ये आपके, मतलब ये हैं आपके पास 10 बच्चे बैठे हैं। ठीक है जी, ये 10 बच्चे बैठे हैं आपके पास, 10 हैं या कितने भी हैं, उल्लू से तुम देख लो। 2 2 4 2 6 7 ही बने हैं ये ना। चलो 10 बच्चे हम बना देते हैं, ये देखो बच्चा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मैंने कहा कि भाई एक बोल ले लेते हैं। जैसा कि एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी मेंशन है। एक बोल लेते हैं और उस बोल को ट्रांसफर करना है। ठीक है ना, ये मेरे पास एक बोल है। इस बोल को मैंने इसे दिया और मैंने कहा तू है ना इस तक पहुंचा दे, लास्ट वन तक। ठीक है, तो इसने क्या किया? इसने नेक्स्ट को दे दिया, नेक्स्ट ने फिर नेक्स्ट को 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 दिया, नेक्स्ट ने फिर नेक्स्ट को, और ये पहुंच गई जी लास्ट बच्चे तक बोल। मतलब कि अगर हम हीट के लिए बात करें तो हीट पार्टिकल टू पार्टिकल कहां पहुंची थी? कंडक्शन में। ठीक है, कंडक्शन में हीट पार्टिकल टू पार्टिकल पहुंची थी, आपको याद भी होगा। तो यानी कि ये मेथड जिसमें एक बोल ली और उस बोल को बच्चे ने लेके दूसरे बच्चे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, देखो इस तरह से। अब अगर यही बात होती, ये बोल इसने ले, ये देखो, ये ले, ये बड़ा ही अच्छे दिल वाला बन गया,
और इसने बोल लेके पर्सनली चला गया, पर्सनली ऐसे गया इसके पास और पर्सनली जाके इसने इसको बोल दे दी। ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है, पर्सनली आ गया और ये कहता है भाई ले बोल। तो ये अगर पर्सनली पार्टिकल जाए, अगर ऐसा हो कि पार्टिकल खुद चला जाए तो उसको बोलते हैं बच्चा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में ना मीडियम पे कोई असर नहीं पड़ता, मीडियम गर्म नहीं होता, मीडियम के अंदर नहीं हीट ट्रांसफर होती, बल्कि यहाँ पे पार्टिकल्स का ट्रांसफर होता है। आप इसको क्या बोलेंगे कन्वेक्शन को कि हेयर ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल विल टेक प्लेस, हेयर ट्रांसफर of particle will take place, particle will take place, will take place, will take place, है ना बच्चा। यहाँ पे पार्टिकल्स ट्रांसफर हो जाएंगे, जो हीटेड पार्टिकल है ना वो खुद चल के जाएंगे दूसरों के पास और दूसरे को जाके क्या दे देंगे, हीट दे देंगे। जैसा कि यहाँ इन बच्चों में किया, इसने बोल देनी थी तो पहले तो बच्चे से बच्चे ट्रांसफर कर दिया, अब इसने बोल पर्सनली जाके दे आया, बीच वाले का रोल खत्म। यही बात यहाँ पे होती है कि मीडियम का कोई रोल नहीं रहता फिर, ठीक है बच्चा लोग, मीडियम का कोई रोल नहीं रहता। और रेडिएशन का क्या मतलब है कि ये यहाँ बैठा है, अब तो चल के गया था ना, अब इसने बॉल को यहां से फेंक के मार दिया, ऐसे फेंक के मारा और इस तक पहुंचा दिया ऐसे, ठीक है। तो वो काम करता है कौन, रेडिएशन। वो काम कौन करता है, रेडिएशन। जैसे कि हमने बॉल का थ्रो करा और बॉल पहुंच गई उस तक, तो दिस इज द मेथड रेडिएशन। मतलब पार्टिकल किस तरह से जा रहे हैं, पार्टिकल मीडियम का कोई बीच में कोई इंटरफेयर ही नहीं है, सीधा पहुंच रहा है उस तक, मतलब सीधा उस तक जाना, ये क्या कहलाएगा, रेडिएशन कहलाएगा, ठीक है ना बेटा। देखो बच्चा कि हम बात जब करते हैं ना कन्वेक्शन की, तो हमारा जैसे कि नेचुरल कन्वेक्शन की बात करें तो ग्रेविटी इफेक्ट उसमें आ जाता है, अच्छा रोल है उसका, ठीक है। ट्रेड विंड की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और हमारी जो अर्थ है, अर्थ आपको पता है कि अर्थ का सरफेस लाइट रेडिएशंस को एक्सेप्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद री रेडिएट भी करता है। तो ये जो साइकिल है वो कॉन्वेक्शन के अंडर ही आता है, जहां पे ट्रांसफर ऑफ पार्टिकल, यानी ये पार्टिकल क्या होते हैं बच्चा, ट्रांसफर होते हैं। आपको पता होगा कि अर्थ का सरफेस जो है वो गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो जो पार्टिकल लाइट पार्टिकल होते हैं वो अपने आप ऊपर उठ जाते हैं और हैवी पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, ये बात तो सभी को ही पता है, ठीक है। तो हैवी पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल होता है जी, ठीक है। तो इसको किस मेथड के अंदर स्टडी किया जाता है, इसको कन्वेक्शन मेथड के अंदर स्टडी किया जाता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी। अब देखो बेटा उसके बाद हम क्या बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन की बहुत ही सिंपल बात है भाई, लाइट रेडिएशन के पास एनर्जी होती है। अब लाइट रेडिएशंस, रेडिएशंस का क्या मतलब है यहाँ पे, यहाँ पे लाइट रेडिएशन बोलो आप इसको, सीधा रेडिएशन नहीं बोल सकते आप बोलोगे इसको लाइट रेडिएशंस। देखो भाई लाइट रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल्स, ठीक है, आर मेड अप ऑफ a large number of energetic particles, a large number of energetic particles। अब जो इक्वेशन में लिखने वाला हूं वो इक्वेशन को देखते ही आप बहुत ही खुश हो जाओगे, ठीक है। और उन एनर्जेटिक पार्टिकल्स का नाम होता है बच्चा लोग फोटोन, फोटोन। और एक फोटोन के पास एनर्जी होती है कितनी, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब इस इक्वेशन को देखते ही आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले जो किया था आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया होगा, किया है कि नहीं किया अब तक, हाँ जी बच्चों क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, मैक्स प्लैंक का हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लैंक्स हाइपोथेसिस ही आपके सामने लिखा है, ठीक है।
और प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एनर्जी ऑफ लाइट रेडिएशन एग्जिस्ट इन द क्वांटाइज्ड स्टेट, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी विल एग्जिस्ट एंड दिस वैल्यू आई हैव रिटन हियर इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन की मिनिमम वैल्यू, या आप कह सकते हैं कि एक सिंगल पार्टिकल की एनर्जी है ये। एनर्जी किस तरह से, ई एनर्जी है उस पार्टिकल की, कौन सा पार्टिकल, फोटोन। एच क्या है यहाँ पे, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है बच्चों, न्यू है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। अब देखो बच्चा, एक बात आप हमेशा याद रखना कि जो लाइट की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट इन आवर नेचर एंड दैट इज मैक्सिमम, आई थिंक, स्पीड ऑफ लाइट, speed of light basically denoted by the word c that has the value 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, और हमारी नेचर में कहते हैं कि मैक्सिमम है, कोई अदर पार्टिकल इसको क्रॉस नहीं कर सकता। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लाइट हमारी वेव की फॉर्म में चलती है तो वेव लेंथ डिवाइड बाय टाइम, इसके डायमेंशंस लेंथ के होते हैं, लेंथ डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, ऑफ कोर्स स्पीड ही होता है, ठीक है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्पीड ही होता है। और टाइम का रेसिप्रोकल कौन होता है, 1/t दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो आई कैन से कि c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1/t, तो c इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी न्यू, यू कैन से कि लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू। यहां से मेरे को एक राम कहानी और भी समझ में आ गई, ठीक है। वो राम कहानी क्या है पता है, वो राम कहानी मेरे को बताती है कि यार अगर आप लाइट के साथ डील कर रहे हो ना, तो लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एक ही बात होगी, ठीक है। अब देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बड़ा अच्छा रिजल्ट निकाला है बेटा मैंने आप लोगों के लिए। ये बात याद रखना कि c की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, अगर कांस्टेंट होती है तो लैम्डा इज इक्वल टू c अपॉन न्यू आया, तो लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, फ्रीक्वेंसी के। आप याद रखना बच्चा लोग कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिन वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा कम होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक सेकंड में कितनी बार वो रोटेट कर सकता है, कितनी वेव्स बना सकता है, कितना ऑसिलेट कर सकता है, ये फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है। अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है उछल कूद, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग सीधा सीधा उछल कूद से है कि कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट एक सेकंड में कितना उछल कूद दिखा सकता है, उसी उछल कूद का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है ना उछल कूद ज्यादा कब करेगा पार्टिकल, जब उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप देखो कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना बच्चा कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी, तो ऑफ कोर्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, वेवलेंथ के, ठीक है ना। वेवलेंथ की क्या होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि न्यू की आप ये वैल्यू भी तो यूज कर सकते हो ना जी, c इज इक्वल टू आपने कहा लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू था आपके पास, देन यू कैन यूज E इज इक्वल टू एच c अपॉन लैम्डा। अब देखो बच्चा लोग, अब हम बात करते हैं लाइट रेडिएशन के बिहेवियर के। आपको पता है, सभी को पता है इस बात का कि लाइट रेडिएशन को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती चलने के लिए, वो बिना मीडियम के भी चल सकती हैं। लाइट रेडिएशन के नेचर की बात होती है, आप 10th में ताजा ताजा पढ़ के आए हो अभी। लाइट रेडिएशन का नेचर कहा जाता है कि पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है उसका,
और वेव नेचर भी एग्जिस्ट करता है। और आइंस्टीन जी महाराज कहते हैं कि जिस नेचर की रिक्वायरमेंट हो या आपका कॉन्सेप्ट क्या डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसका नेचर कंसीडर कर सकते हो। आप पार्टिकल नेचर भी मान सकते हो और आप वेव नेचर भी मान सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आप उसके अकॉर्डिंग लाइट का नेचर मान लो। पार्टिकल नेचर का क्या मतलब होता है बच्चा? सीधा सीधा चलना। वेव नेचर का क्या मतलब होता है बेटा? डिस्टर्बेंस की तरह चलना। हमने कहा देखी है वेव्स बनती हुई? बहुत इजी है। कैसे? तालाब के किनारे खड़े हो जाओ, हाथ में एक पत्थर उठाओ और पत्थर को शिद्दत से तालाब में फेंक दो। तालाब में क्या होती है पत्थर फेंकते ही? डिस्टर्बेंस। उसी डिस्टर्बेंस का नाम क्या है? वेव। तो वेव की डेफिनेशन क्या हुई? वेव इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। अब उसमें डिस्टर्बेंस में क्या हुआ? पत्थर मारते ही पार्टिकल दूर दूर भाग रहे हैं। अब भाग रहे हैं तो एनर्जी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। अब एक पार्टिकल भागा तो दूसरा भागा, दूसरा भागा तो तीसरा भागा, तीसरा चौथा, ऐसे पूरे मीडियम में डिस्टर्बेंस फैल गई है। तो आप क्या कहोगे कि वेव इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इन ए मीडियम। बस बन गई वेव की डेफिनेशन। ये सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो यहां हमने जितनी भी बातें करी हैं वो लाइट रेडिएशन के बारे में करी हैं बच्चा लोग, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जो लाइट रेडिएशन है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं, ठीक है, जिनकी वेवलेंथ की रेंज होती है 700 नैनोमीटर टू 1 mm। 700 नैनोमीटर टू 1 mm, ये इसकी रेंज होती है बच्चा पार्टी। 700 नैनोमीटर टू 1 mm, ठीक है। आपको पता होगा सभी को 700 नैनोमीटर मैंने लिखा है तो नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 mm का मतलब है 10⁻⁻³ मीटर। ये इनकी रेंज है किनकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। यानी कि लाइट रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने कहा था ना कि लाइट रेडिएशन को आप अपनी सहूलियत के अनुसार पार्टिकल भी मान सकते हैं। देखो बच्चा, आपकी फिजिक्स में बार बार यूज होगा एक वर्ड पार्टिकल। इस पार्टिकल का मतलब आप सीधा मत समझना ये पार्टिकल क्या चीज है। अगर तो ये नेचर की बात कर रहा है तो न्यूटन बाबा कहते हैं कि एवरी पार्टिकल इन दिस नेचर हैज अ टेंडेंसी टू ट्रेवल स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इस पार्टिकल का मतलब आप समझ जाओगे कि सीधा चलने की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो पार्टिकल जहां पे भी आ जाए वो है सीधा चलना। अगर बात आ जाए कंडक्टिविटी की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कुछ भी आ जाए, तो जहां पार्टिकल की बात करी जाए आप समझ जाना कि ये पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि जहां नेचर की बात आ जाए वहां पार्टिकल नेचर का मतलब होता है सीधा चलना। जहां कंडक्टिविटी की बात आ जाए वहां पार्टिकल का मतलब सीधा सीधा समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन की बात कर। क्लियर? क्लियर। अब एक होता है जी वेव। वेव का क्या मतलब होता है? यहाँ पे पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। वेव का मतलब अभी अभी बताया ना आप लोगों को, वेव इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस, किस डिस्टर्बेंस में क्या होता है? पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ये क्या कहलाती है? वेव कहलाती है, ठीक है। आपको पता है कि इसके एग्जांपल्स अगर हम स्टडी करें तो साउंड वेव, ठीक है, क्लास 9th में आप पढ़ के आए हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 10 में आप पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम क्या बोलते हैं? लाइट वेव या फिर लाइट रेडिएशंस भी बोल देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडिएशन बच्चा पार्टी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। तो तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा लोग, मैं जिस वर्ड के साथ यहाँ आया हूं वो वर्ड है मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। देखो बेटा, इस वर्ड को देखते ही हमें पता चल रहा है कि किसकी बात कर रहा है। थर्मल का मतलब होता है हीट के लिए कंडक्टिव होना। थर्मल वर्ड जहां पे भी आता है आप सीधा सीधा आप उसको अटैच कर सकते हैं हीट और टेम्परेचर के साथ।
ठीक है, तो इसमें हमने गुड कंडक्टर्स कहा, हमने किसको, मेटल्स को। मेटल में हमने कॉपर लिया और मैंने आपके लिए सिल्वर लिया, कॉपर और सिल्वर। ठीक है, मेटल्स हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स हैं ये ऑफ हीट। ठीक है, जबकि आप बात करते हैं लकड़ी की, ठीक है, जबकि आप बात करते हैं ग्लास की, दीज आर नॉट गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखो बच्चा, मेरा जो टारगेटेड है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है ये हीट को अपने में से कितना अलाउ करता है पास होने के लिए। ये इसकी जगह पे एक वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, भी वर्ड यूज होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जो करंट को अपने में से पास होने दे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसी को बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मेटल्स की अच्छी, यानी कि कहीं ना कहीं हम थर्मल को इलेक्ट्रिकल के साथ भी जोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स जोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम जोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेता हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मैं सहारा लेता हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मुझे पता होना चाहिए क्या चीज होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी एटम की आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने का काम वही करते होते हैं, मतलब करंट कैरियर होते हैं एक किस्म से। करंट कैरियर आप उनको बोल सकते हैं, है ना, करंट कैरियर आप उनको बोल सकते हैं एक किस्म से। ठीक है, अब देखो बच्चा, हमने क्या बात करी है, हमने जो बात करी है वो ये कही है कि थर्मल कंडक्टिविटी ये मेजर करता है एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। ठीक है, तो ये बात हम सबसे पहले लिख देते हैं कि thermal conductivity it measures the ability of the solid, the ability of the solid, ability of solid to conduct heat through it, to conduct heat through it। देखो बच्चा, हमने क्या कहा कि ये किसको मेजर करता है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। अब देखो बच्चा, भाई मान लो कि हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर में मैंने क्या लिया, यही रोड ले ली हुई, ऐसी एक रोड ले ली मैंने। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक रोड है, ठीक है, ये देखो भाई बच्चा लोग, यही हमारे पास एक रोड है। अब देखो भाई, हमने इसके एक एंड को गर्म करना शुरू कर दिया, धीरे 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 धीरे, ठीक है, ऐसे ऐसे, यहां से हम, मतलब हमने इसको हीट देनी स्टार्ट कर दी, इस एंड को हीट देनी स्टार्ट कर दी, ये देखो हमने हीट दी इसको। ठीक है भाई, अब हम क्या देखते हैं कि पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर तो होगा, ठीक है, यानी कि कंडक्शन मेथड की हेल्प से यहां एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट पहुंचेगी। हीट का मतलब क्या होता है भाई, एनर्जी होता है ना, तो हाँ ऑफ कोर्स एनर्जी पहुंचेगी। आपको पता है कि हीट और टेम्परेचर में बड़ा फर्क होता है। बड़ा फर्क कैसे होता है कि हीट क्या होता है एक्चुअल में, हीट को आप बोलते हो एनर्जी, जिसका काम होता है दो, एक तो इंटरनल उसका स्टेट चेंज करना, ठीक है ना, जिसको आप क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट बोल देते हैं, ठीक है ना, एक इंटरनल स्टेट चेंज करना और दूसरा एक स्पेसिफिक हीट, मतलब टेम्परेचर को राइज करना। ठीक है, अब देखो हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि जब हम एक एंड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे एंड तक हीट पहुंचेगी, किस 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 प्रोसेस की हेल्प से, दैट प्रोसेस इज कंडक्शन। यानी कि यहाँ पे हर एक जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो बीच में बन रहा है वो अलग अलग एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। देखो बच्चा, मान लो कि यहाँ पे एक्चुअल में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है पता है, यहाँ जो पार्टिकल बैठा है वो पार्टिकल एब्जॉर्ब करेगा, जितना वो एब्जॉर्ब कर सकता है एब्जॉर्ब करेगा, बाकी फिर नेक्स्ट को देगा, ठीक है ना।
तो यानी कि यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे पीछे पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी आती रहेगी, तो उनकी इंटरनल एनर्जी हर एक पार्टिकल की चेंज होती रहेगी। जितनी वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट को ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह लगातार जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो हीट का ट्रांसफर नहीं होता, आपको भी पता है इस बात का। उसको हम बोलते हैं स्टडी स्टेट बोलते हैं, स्टडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है ना, स्टडी स्टेट हम उसको बोलते होते हैं। ठीक है भाई बच्चा लोग, अब देखो हमने क्या कहा, यहाँ पे एक वेरिएबल स्टेट भी हमने दिखाई है। वेरिएबल स्टेट जो आपके पास सबसे पहली जो बात थी वो वेरिएबल स्टेट की थी। वेरिएबल स्टेट का क्या हमने कहा कि वेरिएबल स्टेट में हमने ये कहा कि जी यहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ इस क्रॉस सेक्शन का अलग है, 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 इस क्रॉस मतलब हर एक का अलग है। अब हमने क्या किया, इसको हीट देनी स्टार्ट करी, तो यहाँ पार्टिकल जो बैठा था जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता था उतनी तो एब्जॉर्ब करी, बाकी नेक्स्ट को ट्रांसफर कर दी। अब नेक्स्ट ने जितना एब्जॉर्ब कर सकता था करी, बाकी नेक्स्ट को। इस तरह से हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या होता जाता है, इक्वल होता जाता है। देखो बच्चों, दो तरह की बातें होती है। ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल के लिए एक तो है इसकी अंदर की एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। एक तो उनकी इंटरनल एनर्जी दैट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मैं सीधा लिख रहा हूं इस बात को, दैट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। एक तो उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है, प्लस इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज करना है। जब तक उनकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो जाती तब तक वो एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब तब तक करेंगे जब तक कि वो पूरे भर ना जाए। जब उनके पास वेस्ट हो जाएगी ना, तब वो आगे वाले को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। कैसा हमने एग्जांपल लिया है, देखिए उस एग्जांपल पे हम बात करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा ऐसा सा क्यूबिकल स्ट्रक्चर है इस तरह का, इस तरह का। ज्यादा मैं बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बना रहा। ये देखिए जी, इसके दो फेस में मानूंगा और दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे रखूंगा। और मुझे पता है कि जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से कम टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये देखो बच्चा लोग, ये हमने मान लिए दो फेस। मैं दोनों फेस की प्रेजेंटेशन आपके सामने दूंगा। ये मेरा एक फेस है, ए बी और सी और डी, दिख रहा है आपको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। और ये है मेरे पास पी क्यू आर एस, ये दो फेस हैं एक क्यूब के। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस, उसको मान लेता हूं मैं डेल्टा एक्स के बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर है। ठीक है, क्लियर है। ये भाई आपके पास दो फेस हो गए ना, ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, दो फेस हैं, दोनों के बीच जो पार्ट डिफरेंस है वो मैंने मान लिया डेल्टा एक्स के बराबर। मान लिया बच्चा। अब यहां इस फेस का मैंने टेम्परेचर मान लिया, इस फेस का T प्लस डेल्टा टी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T के इक्वल। इसका टेम्परेचर मैंने किसके इक्वल मान लिया, T के इक्वल। तो ऑफ कोर्स जो हीट का ट्रांसफर है वो कहां से कहां होता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है उससे कम टेम्परेचर की ओर, ज्यादा से कम टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां तक होगा, ए बी सी डी से पी क्यू आर एस की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। हर एक फेस का एरिया हम मान लेते हैं ए के बराबर। लेट एरिया ऑफ ईच फेस इज इक्वल टू ए, लेट एरिया ऑफ ईच फेस इज इक्वल टू ए, हमने मान लिया एरिया। ठीक है ना बच्चा। तो ये क्या कहता है कि रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, रेट को क्या बोलते हैं आप, रेट को, यानी कि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करने वाला हूं कि रेट ऑफ
कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन मेथड की हेल्प से हीट का ट्रांसफर होगा। रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि मैं बात कर रहा हूं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, या आप ये भी कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। क्योंकि आपने कहा है कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो कहता है कि इट इज फाउंड दैट जो ट्रांसफर होगा या रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट जो होगा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो सारे फैक्टर्स मैं लिखने वाला हूं। तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, that the displacement between them is we have considered as equivalent to delta x. If we combine all these factors, then delta q by delta t, small t time है बच्चों, that becomes equal to some constant k into area a into delta t, ये टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस है कैपिटल टी का मतलब यहाँ पे, और डिवाइड बाय डेल्टा x बाय डेल्टा x। यानी कि अब मेरे पास एक रिलेशन बन के आया है, दैट रिलेशन इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, टी स्मॉल है बेटा ये, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट k इनटू एरिया a इनटू डेल्टा t और डिवाइड बाय डेल्टा x, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रहे बच्चा लोग कि यहाँ पे जो k जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसी कांस्टेंट k का नाम क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास कौन है, k है। बच्चा ध्यान रहे यहाँ पे डेल्टा टी आपको दिख रहा है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, कैपिटल टी वर्ड यूज किया है, और डिवाइड बाय नीचे क्या है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, जब हम लेंथ से डिवाइड करते हैं किसी को भी तो ग्रेडियंट बनता है। ऊपर कौन है, टेम्परेचर, तो ये क्या बना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये क्या बना, टेम्परेचर ग्रेडियंट बना बच्चा पार्टी, ठीक है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा यहाँ पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट था आपके पास, प्रेशर डिवाइड बाय लेंथ। जैसे कि आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट था, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या था, डीवी बाय डीएक्स। जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है डीवी बाय डीएक्स, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना तो आप याद रखिए, जहां लेंथ के डायमेंशन से हम डिवाइड कर देते हैं किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, तो वो उसका ग्रेडियंट होता है। अगर प्रेशर को लेंथ से डिवाइड कर दिया तो प्रेशर ग्रेडियंट, अगर पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया लेंथ से तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखें। अब देखो बच्चा, हमारा मेन टारगेट क्या है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा बहुत इसमें अल्टरेशन करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, कि अगर मैं एरिया को यूनिट रख दूं हर जगह, इफ एरिया इज 1 एंड डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, मतलब क्या है ये, टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसकी वैल्यू भी 1 ले लूं। अगर मैंने डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स 1 ले लिया, एरिया मैंने 1 ले लिया, यानी कि डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, तो यानी कि के किसके इक्वल आ गया, देन coefficient of thermal conductivity becomes equal to delta q by delta t, that is, ये क्या था, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू इज, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। यानी कि अब आपका वक्त आ गया है कि आप coefficient of thermal conductivity को भी डिफाइन कर ही दे। coefficient of thermal conductivity is defined as, किसके इक्वल है ये,
रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, कहां से कहां तक, किसके लिए कंडक्शन हुआ है, एक यूनिट एरिया के लिए, किस तरह से 1 केल्विन पर मीटर, इस रेट से क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि इफ डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स इज यूनिट, तो डेल्टा टी टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, अपॉन डेल्टा एक्स लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, यानी कि 1 केल्विन पर मीटर। एरिया 1 मतलब मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स 1। तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट के बराबर आ गई। क्या इतनी बातें सभी बच्चों को समझ में आई, यहाँ पे बैठे सभी बच्चे बताएंगे बेटा, क्या ये बातें समझ में आ रही हैं या मैं अपने आप से बोलता जा रहा हूँ। फॉर्मूला लिखना है। Now we want to write the unit and dimensional formula for this K. K is coefficient of thermal conductivity, ठीक है। तो K के लिए यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे लिखना है। तो देखो भाई बच्चों, यहां से अगर मैं यहां से K के लिए फॉर्मूला बनाऊं तो K इज इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा Q बाय डेल्टा T, है ना, और इसके मल्टीप्लीकेशन में चला गया डेल्टा X, और यहाँ डिवाइड में आ गया जी एरिया और इनटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू के। ये मतलब नीचे चले गए, ये डेल्टा एक्स ऊपर। अच्छा ठीक है। अब देखो बच्चों, ये आपके पास डेल्टा क्यू इज द हीट, हीट की एनर्जी क्या यूनिट क्या होती है, जूल, और डिवाइड बाय टाइम है तो जूल पर सेकंड। मैं इसको अलग लिख रहा हूँ, पता है क्यों, क्योंकि मैं इसको पावर लिखूंगा, है ना। और डेल्टा एक्स के जो डायमेंशंस हैं, जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, मीटर ऑफ कोर्स, और डिवाइड बाय एरिया की मीटर की पावर 2, और डेल्टा टी टेम्परेचर है भाई, इसकी केल्विन बनेगी, ठीक है, टेम्परेचर की डेल्टा टी, ये कैपिटल टी टेम्परेचर वाला है ना। अच्छा, जूल पर सेकंड क्या होता है आपको पता है ना, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। पावर की यूनिट क्या होती है, जिसके पास होती है पावर वो लगा सकता है हर किसी की वाट, तो पावर की यूनिट बनती है वाट, दैट इज इक्वल टू जूल, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो जूल पर सेकंड, इसकी जगह लिख दो बेटा वाट, 1 मीटर से 1 मीटर गया तो यानी कि वॉट, मीटर ऊपर आएगा तो मीटर की पावर -1, और केल्विन ऊपर आएगा तो केल्विन की पावर भी -1, तो वाट, ठीक है ना, पर मीटर पर केल्विन, पर मीटर पर केल्विन, ये इसकी क्या बन गई बेटा, यूनिट बन गई, ठीक है ना, वाट पर मीटर पर केल्विन, इसकी यूनिट लिखने का सिंपल तरीका है बच्चों। अब इसका लिख दो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना भी काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने में, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, के इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो भाई बच्चा लोग, यहाँ पे जूल, देखो बेटा जूल, जूल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनता है बताओ, जूल एक्चुअल में वर्क की यूनिट होती है, और जो वर्क की यूनिट होती है वही हीट की यूनिट होती है, वही एनर्जी की यूनिट होती है। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 L2 T-2, ओके। अच्छा जी, ये डेल्टा क्यू का काम निपटा दिया हमने, डेल्टा क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया m1 L2 T-2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है जो मैंने लिखा है, ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है। आगे देखो, आगे कौन है, डेल्टा एक्स लेंथ, लेंथ के लिए L1, ठीक है, और डिवाइड बाय डेल्टा टी, टाइम के लिए है तो T1, है ना। एरिया के लिए क्या होता है, एरिया के लिए L2। आगे कौन है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए कौन होता है, केल्विन, के लिख दो फिर। तो भाई L2 से L2 गया, ओके जी, और अब हमारे पास बना है M1 L1 T-2, पहले था 1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 -3, और K ऊपर जाएगा -1, देन दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, बहुत ही प्यार से आप रिजल्ट लिख सकते हैं। वो रिजल्ट है आपके पास क्या, m1 L1 T-3 K-1, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी सीजीएस यूनिट हमने नहीं लिखी बच्चा, वो मैं आपको लिख के बता देता हूं, यहां नीचे कॉर्नर में लिख रहा हूं सीजीएस यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ
के इज, सीजीएस यूनिट इसकी क्या रहेगी, कैलोरी, ठीक है, पर सेकंड। इसने क्या दिया था हमें, वाट दिया था, ठीक है, और पर सेंटीमीटर और पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस। ये है आपके पास सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये है हमारी सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। सीजीएस यूनिट है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की, ठीक है बच्चा। तो अब ले लेते हैं, कॉमर्शियल ब्रेक रहेगा हमारा, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा। और अब ब्रेक की बारी है, तो ब्रेक हम ले लेते हैं, 15 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। 10 मिनट की बजाय 15 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं आपको। तो उस 15 मिनट के ब्रेक में चाय पी सकते हैं आप, ठीक है, खाना पीना कर सकते हैं, और अगर सोए पड़े हैं तो उठ भी सकते हैं आप उसके बाद, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ठीक है। आपको कल शाम को नोट्स मिल गए होंगे, उनके जो नोट्स में है वो सब कुछ पढ़ेंगे हम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी पढ़ेंगे, स्टीफन्स लॉ भी पढ़ेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये भी हम पढ़ने वाले हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो आप तैयार रहिए हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के लिए, ठीक है। देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम किस तरह से एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। दैट आर्टिकल इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखो बच्चा, यहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मैं स्पेशली ग्लास या प्लास्टिक का यूज करता हूं, ठीक है। और मैंने आपको जो नोट्स बना के दिए हैं उसमें सबसे पहली बात यही लिखी है कि ग्लास एक्ट्स वन वे गेट। मतलब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्लास है, ये ग्लास का एक टुकड़ा मैं ले रहा हूं आपके सामने, इस तरह का ये ग्लास मैंने ले लिया, ट्रांसपेरेंट है बच्चा पार्टी ये ग्लास, जिस ग्लास को मैंने लिया है। अब लाइट रेडिएशन, हाँ हरलीन वही है बच्चे, वही है, बिल्कुल। अब देखो बच्चा, हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करवाना है। कैसे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करवाना है, देखिए बच्चा, कि ये हमारे पास है ग्लास की सीट, इस पे हमने लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करवा दिया। ये देखो बच्चों, ये इस पे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस हुआ। जब ये ग्लास के अंदर एंटर करती है तो इनकी जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो वेवलेंथ कितनी बन जाती है, लैम्डा डिवाइड बाय म्यू। मतलब उस मीडियम में एंट्री मारने के बाद उनकी वेवलेंथ एक्चुअली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, लार्जर वेवलेंथ के साथ ये एंट्री मारती हैं, लार्जर वेवलेंथ है, लेकिन जब एग्जिट करने की कोशिश करती हैं तब उनकी वेवलेंथ उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ इस तरह से अफेक्ट हो जाती है। यानी कि सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि उसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। सीधा सीधा देखते ही आपको पता लग रहा है कि लैम्डा को डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाए तो आप मेरे को बता भी दोगे, आप कहोगे सर जी 1.5 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, 1.5 होता है। तो 1.5 से डिवाइड हो जाएगी तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो ग्लास को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं निकलती। जैसे कि गर्मी के टाइम में हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, धूप में खड़ी है, और ग्लासेस पूरे 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 ऊपर है, बिल्कुल फिट है, तो लाइट रेडिएशन अंदर जा रही है, तो एक सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि वो ग्लास चटक जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नवदीप, हाँ बेटा बिल्कुल। नवदीप, बिल्कुल कुछ बोलना चाहते हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हो बच्चे, अनम्यूट करके बता सकते हो बच्चा आप। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो भाई, हमने क्या कहा कि हम जब ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास के ऊपर जो लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस होता है उनकी वेवलेंथ होती है लैम्डा। जब वो मीडियम के अंदर एंट्री मार जाती है तो उनकी वेवलेंथ हो जाती है कम, और कम वेवलेंथ की लाइट को ग्लास बाहर निकलने नहीं देता, है ना। ये केवल उन्हीं लाइट रेडिएशंस की एंट्री करने देता है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो, ठीक है ना, वेवलेंथ जिसकी ज्यादा हो। अब इसका क्या मतलब है कि वो एनर्जी जो है ना, जो एनर्जी अंदर आई है, जैसे कि हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है, अंदर लाइट रेडिएशन आ गई। लाइट रेडिएशन का क्या मतलब है, जो एनर्जी अंदर आ गई, वो कहते हैं कि एनर्जी इज ट्रैप्ड। ठीक है, एनर्जी इज ट्रैप्ड, ऑफ कोर्स, है ना, यही हुआ है। यही बात कि कोई ग्लास हाउस बना दीजिए, उस ग्लास हाउस पे लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस करा दीजिए, वो लाइट रेडिएशन अंदर एंट्री करने के बाद निकल ही नहीं पाती। ठीक है, तो हम यही बात कहते हैं कि एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द ग्लास हाउस एंड दिस लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस लीड्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेरी बात आप समझ गए होंगे बच्चा, कि प्लास्टिक का हमने पॉली हाउस बना रखा है या हमने ग्लास लगा के बना रखा है, तो ग्लास के अंदर लाइट रेडिएशन आ तो सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती, यानी कि वहां उनकी जो एनर्जी है वो क्या हो चुकी है, एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द ग्लास हाउस एंड दिस कॉन्सेप्ट लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस कॉन्सेप्ट लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसको समझना है और इस पे बातें करनी है। देखो, इसको समझने से पहले हम क्या बात करते हैं, देखो देखो बच्चा, एक बात याद रखना कि अगर आप बात कहते हो ना हाई टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर की जब बात करो, एक बात हमेशा याद रखना कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। एक फ्री पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kb into t, that is the kinetic energy of a free particle. kb is the Boltzmann constant and t is the temperature. That is, we can say kinetic energy is directly proportional to temperature. यहाँ पे 3 वर्ड क्यों है, 3 क्यों है, क्योंकि a single particle deal with 3 degree of freedom. That's why we have used 3/2 kb into t. If we have a single particle with single degree of freedom, then it has the kinetic energy that is equal to half kb into t. This thing you have to keep in mind. Okay, अच्छा, अब देखो मेरी बात सुनो। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मान लीजिए आपने टेम्परेचर को किया इंक्रीज, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वेव्स या ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस या फिर रोटेशंस या फिर वाइब्रेशंस जो पार्टिकल के साथ हो रहे हैं, है ना, उनका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उनका रेट इंक्रीज हो जाएगा, उनका रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सीधी सी बात, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। या यूं कहें कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे फ्री पार्टिकल हैं। अब फ्री पार्टिकल हैं तो उनके पास एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी ओनली। उनकी टोटल एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी ओनली प्लस जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उनकी, जीरो। तो उनकी जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब टोटल एनर्जी ई क्या होगा, इंक्रीज होगा। ई किसके इक्वल होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। तो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी इंक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी ना भाई, तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। बच्चा, आपके नोट्स अगर आपने प्रिंट निकाल रखा है तो उन नोट्स में मैंने ये बात सीधी सीधी लिखी है कि हाई टेम्परेचर मींस शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, हाई टेम्परेचर का ऑब्जेक्ट है तो वो एनर्जी कैसे रेडिएट करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा जिसकी वेवलेंथ क्या रहेगी, शॉर्टर रहेगी। अब बात मैंने ये क्यों करी कि एनर्जी रेडिएट करेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट एनर्जी रेडिएट करता होता है, क्या तुम करते हो, क्या हम करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं हम? तो आप सोच के देखो, नहीं सर हम तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, हम कहाँ करते होते हैं एनर्जी रेडिएट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
देखो बच्चा, जो लाइट रेडिएशन होती है ना, उसकी एनर्जी क्वांटाइज स्टेट में एग्जिस्ट करती है और उसका फॉर्मूला भी बनता है जिससे आप अभी अभी पढ़ के आए हो, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के वर्ड आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट यूज करे गए हैं। E इज इक्वल टू एन एच, फ्रीक्वेंसी के लिए एफ बी वर्ड यूज हुआ होगा। आपकी केमिस्ट्री में आप कैसे पढ़ के आए हो, जैसे भी फ्रीक्वेंसी को पढ़ के आए हो वैसे ही लिख लो, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको बताता गया इसका फिजिकल मीनिंग क्या है। देखो देखो भाई, एनर्जी, जो लाइट रेडिएशन की जो एनर्जी होती है ना बेटा, उसको हम केवल एब्जॉर्ब ही नहीं करते बल्कि री रेडिएट भी करते हैं, बल्कि रेडिएट भी करते हैं। इसका एग्जांपल, गर्मी के दिनों में अर्थ के सरफेस से लू निकलती हैं। देखा है सभी बच्चों ने लू निकलते हुए अर्थ के सरफेस से, यानी कि अर्थ का सरफेस एक लिमिट तक लाइट रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक लिमिट तक, उसके बाद रेडिएट करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? दिस इज ऑल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होता है सब कुछ। मैं ये नहीं कहता कि ये ग्रीन हाउस के कारण नहीं होता, ग्रीन हाउस के कारण ही होता है, बट होता तो है ना। आपने ये चीज देखी है कि लाइट रेडिएशन का इंसिडेंस हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, अर्थ का सरफेस बहुत गर्म हो जाता है, उसके बाद वो लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके बाद वो लाइट एनर्जी को रेडिएट करना शुरू कर देता है। जो एनर्जी उसको मिली है उसको रेडिएट करना शुरू कर देगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? हीट की फॉर्म में होगी। आपने ये चीज तो स्पेशल देखी है। अब एक बात बताओ, अगर हम एब्जॉर्ब करते होते तो क्या होता? मान लो घर में कोई बच्चा नाराज हो गया, अब बच्चा नाराज होते ही सबसे पहले क्या कहता पता है? मैं सुसाइड करूंगा। सुसाइड करने के लिए क्या करता? धूप में खड़ा हो जाता। अगर वो एब्जॉर्ब करता होता ना, तो सुबह से लेकर शाम तक फट चुका होता, फट जाता, चिथड़े उड़ जाते उसके। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो खेतों में बेचारे किसान काम करते हैं पूरा दिन रात, इतनी इतनी गर्मी होती है, इतना इतना टेम्परेचर होता है, इतनी लाइट रेडिएशन उन पे पड़ती है, वो तो कब के गल गल चुके होते, सड़ चुके होते बेचारे, है ना, जल भी चुके होते। क्या ऐसा होता है? क्या जलते हैं? वो नहीं होता। हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रखे हैं, उन पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल लगा रखे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि गर्मी के कारण वो पिघल के नीचे आ गए हो, या हमारी बिल्डिंग की शेप बदल गई हो एक साल में? ठीक है, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो लाइट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद रेडिएट करता है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब है कि लाइट रेडिएशन और हमारी जो मैटर है उसमें एनर्जी का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एनर्जी का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स। इस बात पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, मैं आपको बता दूं। इसी बात पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी बनेगा। ये बात आप याद रखना बेटा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब दो तरह की, जब लाइट रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री मारती है तब दो तरह की वेवलेंथ होती है, एक शॉर्टर, एक लॉन्गर। शॉर्टर वेवलेंथ को हम बोलते हैं विजिबल रेडिएशन, और लॉन्गर वाले को हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, इन पे हम बात करेंगे। पहले हम इस बात को निपटा दें कि हाई टेम्परेचर मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हाई, मीन्स वेवलेंथ क्या होगी? लो। ठीक है, वेवलेंथ होगी स्मॉलर वेवलेंथ। ओके, अब अगर टेम्परेचर को हम कर दें, यहाँ पे तो हाई था, टेम्परेचर हाई था, फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, है ना। अगर हम टेम्परेचर को लो कर दें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी भी लो, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ये बात आप थोड़ी सी याद रखना। अब देखो बच्चा, अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम कुछ एक हटके बात करेंगे, ठीक है, जिस बात को पढ़ के आपको मजे भी आएंगे, ठीक है। देखो भाई, दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्लास और एयर जो है ना, एक बात याद रखना, ग्लास और एयर, अब मैं उस एयर की बात कर रहा हूं जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में है, ठीक है, और वाटर वेपर्स भी हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं ग्लास की और उस एयर की जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में है और वाटर वेपर्स ही। ये लॉन्गर वेवलेंथ को अलाउड नहीं करता अपने में से पास होने को, बट विजिबल रेडिएशंस को कहता है, जिनकी वेवलेंथ स्मॉलर है उनको कहता है कि ठीक है आप निकल जाओ। मैं बात कर रहा हूं ग्लास की,
और कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, ज्यादा वेवलेंथ है जिसकी, उसको अलाउ नहीं करता, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम मिलेगी ऑफ कोर्स, तो एनर्जी जिसकी कम मिलेगी उसको अलाउ नहीं करेगा। वेवलेंथ जिसकी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी कम। मतलब आप इन बातों को कनेक्ट करके चलना बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर दोनों तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। उन रेडिएशन को आप बोलते हो सोलर रेडिएशन, जिसके अंदर लॉन्गर वेवलेंथ भी होती है और शॉर्टर वेवलेंथ भी होती है, ठीक है। अब अर्थ का जो सरफेस है वो एब्जॉर्ब करता रहेगा, एक सिचुएशन के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो रेडिएट भी करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। अब वो जो रेडिएट करेगा अर्थ का सरफेस, वो किस फॉर्म में रेडिएट करेगा, वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ज्यादा यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन वो क्या करेगा, एमिट करेगा, ठीक है, रेडिएट करेगा, जिनको हम बोलते हैं, यहां पे मैंने लिखा है टेरेस्ट्राइल रेडिएशंस, ठीक है। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, अब ऊपर कौन बैठा है, अर्थ के सरफेस से ऊपर कौन बैठा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऊपर उसके कौन बैठा है, वाटर वेपर्स। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को ये सूचना मिली कि अर्थ के सरफेस ने लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एमिट किया है, एक्टिव होके बैठ गई कि आने दो मेरे पास, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो क्या कहते हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ वाले को हम जाने नहीं देंगे, वो कहते हैं कि निकल के तो दिखाओ। अब वो जाने नहीं देंगे, मतलब रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस ने एमिट करी हैं, वो जैसे थोड़ी ऊपर गई, ऊपर जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उसके लिए क्या बन के खड़े हो गए, उसके लिए एक बाधा बन के खड़े हो गए। वो कहते हैं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, तो जाने नहीं देंगे तो वो वापिस क्या, कहां पे आएंगी, अर्थ पे आएंगी। अगर वो अर्थ पे वापिस आएंगी जो रेडिएशंस हैं, तो वो क्या, कौन सा इफेक्ट, क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑफ कोर्स उनके कारण गर्मी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और वो जो गर्मी है एक्चुअल में वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो वो कितना टेम्परेचर मेंटेन कर देती हैं, वो जो मेंटेन करती हैं वो 19 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, जो हमारे लिए सूटेबल है, जो ह्यूमन बीइंग की लिविंग के लिए जरूरी है, वो टेम्परेचर वो हमारा मेंटेन करके रख देती हैं। तो ये राम कहानी सभी बच्चों को समझ में आई बेटा, जो मैंने आपको सुनाई है। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आई ये राम कहानी। Earth's atmosphere absorb solar radiations. सोलर रेडिएशंस, देखो बच्चों यहाँ पे सोलर रेडिएशन का मतलब है कि इन रेडिएशन में दोनों तरह की वेवलेंथ होंगी, शॉर्टर वेवलेंथ भी होंगी, लॉन्गर वेवलेंथ भी होंगी। यहाँ शॉर्टर वेवलेंथ को हमने विजिबल रेडिएशन में डाला है और लॉन्गर वेवलेंथ को हमने इंफ्रारेड रेडिएशन में रखा है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब क्या करता है, अर्थ का जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो एक लिमिट तक एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी को, रेडिएट करेगा, रेडिएट करेगा किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ की फॉर्म में वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा बच्चा, ठीक है ना, लॉन्गर वेवलेंथ की फॉर्म में रेडिएट करेगा। अब देखो, अब एक्शन में आएंगे कौन, जैसे ही वो रेडिएट करेगा, हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के सरफेस से थोड़ी दूरी पे बैठा मिलेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, वाटर वेपर। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर क्या कहेंगे उस लॉन्गर वेवलेंथ को, वो कहेंगे कि रुक जा, स्टॉप, नहीं जाना तुझे, ठीक है, नहीं जाने देंगे तुझे। अगर वो नहीं जाएंगे तो ये फिर these radiations will come back to earth surface, these radiations will come back to earth surface, अर्थ सरफेस।
अर्थ के सरफेस पे वापस आएंगे, ठीक है, और रिजल्ट क्या देंगे हमें, रिजल्टिंग इन वार्मिंग इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। एक्चुअली दीज डज द वर्क टू मेंटेन टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। जो हमारे लाइफ के लिए जरूरी होता है उसको, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं ये, ठीक है, रिजल्टिंग इन वार्मिंग इफेक्ट ऑन अर्थ, ठीक है। तो आप यहीं तक नोट कर लीजिए बच्चा लोग। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, दैट कॉन्सेप्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, स्टीफन्स लॉ, एंड आफ्टर दैट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर है, प्लीज एक बार बता दीजिए। देखो बच्चों, हमने जो यहाँ पे परफॉर्म किया वो स्टीफन्स लॉ के लिए बातें करी हैं हमने स्पेशली, और हमने यहाँ पे ये लिखा है कि एनर्जी रेडिएटेड या एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, दिस इज स्टीफन्स लॉ एक्चुअली। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, और उस कांस्टेंट का नाम है स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिग्मा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चा पार्टी।